हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। दोस्तों, हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट, लायबिलिटीज, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और इस तरह के डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में। दोस्तों, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे और अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को। बिना समय गवाए लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम समझेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग कंसर्न। अब देखा जाए तो बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम गुड्स खरीदते हैं और बेच देते हैं, यानी हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो जब इस तरह की बिजनेस यूनिट होती है जहां पर गुड्स खरीदा जाता है, बिना प्रोसेस किए बेच दिया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे कंसर्न को ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। यानी ट्रेडिंग कंसर्न वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां पर प्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरे तरह का कंसर्न जहां पर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड दो चीजें यानी दो कंसर्न होती हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चर होती है, कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट, फैन मैन्युफैक्चर होता है, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, सो मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ये सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहेंगे। लेकिन बाकी अदर फर्म्स जो सिर्फ डील करती हैं, जो सिर्फ खरीदती है, बेचती है, राइट, खरीदती कम में है, बेचती ज्यादा में है, डिफरेंस उनका प्रॉफिट या सरप्लस कहा जाता है, ऐसे कंसर्न को हम ट्रेडिंग कंसर्न कहेंगे। सो ट्रेडिंग कंसर्न बेसिकली वो बिजनेस है जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए काम करती है। एनीहाउ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस के लिए काम करती है, ना ही प्रोडक्ट कुछ बेचती है, ना प्रोडक्ट कोई खरीदती है, लेकिन ये ऐसी संस्था है जो समाज की मदद करती है, यानी हमारी सोसाइटी की मदद करती है। ये किस तरह से मदद करती है? जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, राइट, या फिर जो ऐसे स्ट्रीट पर जो बेचारे बच्चे जिनके माँ बाप न रहे या जिनके कोई रिलेटिव न रहे, या फिर कुछ ऐसे माँ बाप हैं या कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर किसी कारणवश, राइट, बच्चे न रहे और माता पिता अकेले हैं, या फिर बच्चे अकेले हैं और माँ बाप न रहे, ऐसे लोगों को कौन संभालेगा? ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को, जो ऐसे हमारे समाज के जो दुखी व्यक्ति हैं उनके सहारा बनते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, राइट। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ समाज की सेवा करना है। हमें पता है ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे भारत में जो कि लोगों की सेवा करती हैं, सोसाइटी की सेवा करती हैं। कुछ चुनिंदा नाम जैसे टाटा मेमोरियल यानी टाटा ग्रुप जो इसमें काफ़ी अग्रणी हैं, जो काफ़ी आगे हैं, अदानी ग्रुप जैसे अदानी फाउंडेशंस हैं, या फिर रिलायंस फाउंडेशन है, और भी अगर हम चलें आगे तो अजीम प्रेम जी हैं, उनके भी ऐसे फाउंडेशंस हैं जो मदद करते हैं लोगों की। तो जो सोसाइटी की मदद करते हैं बिना प्रॉफिट के, मंशा के, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहते हैं। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। आज जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आप पाएंगे, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, बिकॉज इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, लेकिन समाज की सेवा करना है, सोसाइटी को कुछ लौटाना है। उसी तरह से आप पाएंगे जितने भी बिल्डिंग्स यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखा जाए तो उनका पर्पस एक ही है कि अपने सोसाइटी मेंबर्स को सपोर्ट करना। एनीहाउ, हम उन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहेंगे। जितने भी जिम खानाज हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, ये सब एंटरटेनमेंट के तौर पर काम आते हैं एंड ये लोगों की मदद करते हैं उन्हें एंटरटेन करने के लिए। इन्हें भी नॉट फॉर प्रॉफिट कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे टेम्पल्स हुए यानी मंदिर हुए, या फिर गुरुद्वारे हुए, या फिर अगर हम दूसरे कोई भी चर्चेस कहें, ये सभी हमारे लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहेंगे। तो हमने समझा दो तरह के कंसर्न, वन इज ट्रेडिंग कंसर्न जो कि प्रोडक्ट खरीदती या बेचती है, और एक है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो ना प्रोडक्ट खरीदती है ना बेचती है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट इज लाइक जो भी बिजनेस मार्केट में उतरता है, राइट, वो अपनी एक अलग पहचान लेकर के उतरता है। अब ये पहचान या तो उसके नाम से होती है या तो एक अलग सिंबल से होती है। सिंस ये सिंबल वो पर्टिकुलर बिजनेस बार बार हर बार लगातार अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने प्रोडक्ट्स पर या अपने रैपर्स पर वो डिस्प्ले करता है, इस पर्टिकुलर डिजाइन को, इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क बेसिकली वो लोगो है, वो डिजाइन है, वो पर्टिकुलर पैटर्न है जो बिजनेस यूज करता है ताकि लोगों के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। जब भी वो लोगो दिखाई दे कि यही देखो, यही जा रही है मर्सिडीज, यही है प्रोडक्ट एडिडास का, यही प्रोडक्ट है नाइकी का। एनीहाउ, तो ये जो भी डिस्प्ले में हम रखते हैं या पर्टिकुलर जो हम हमारे नाम को डिस्प्ले करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर डिस्प्ले नेम या पर्टिकुलर डिजाइन को हम ट्रेडमार्क कहेंगे। ट्रेडमार्क बेसिकली मदद करता है हमारे बिजनेस के सेल्स बढ़ाने की या प्रॉफिट बढ़ाने की। यानी सेल्स बढ़ेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सिंस ट्रेडमार्क कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो हमारी गवर्नमेंट ने यानी इनफैक्ट वर्ल्ड में राइट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर किसी को एक मोनोपोली, हर बिजनेस को एक मोनोपोली देने के लिए, ताकि डुप्लीकेसी ना हो, ताकि लोग उस प्रोडक्ट का गलत फायदा ना उठाएं, राइट, उस पर्टिकुलर बिजनेस का गलत फायदा ना उठाएं। इसीलिए ipindia.gov.in ये वेबसाइट के जरिए हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी अपने पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। वंस एक बार हमारा ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, हमें एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है इस ट्रेडमार्क को यूज करने का। जैसे गोदरेज, ये गोदरेज नाम या फिर ये गोदरेज डिजाइन का जो लेटर नाम है, ये और कोई यूज ना कर पाए, ये सिर्फ हम ही यूज करें। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ ipindia.gov.in। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसके जरिए हम ये रजिस्टर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लाइक द कैलेंडर ईयर। अब हमें पता है कि 12 महीने के समूह को हम कहेंगे कैलेंडर। कैलेंडर यानी कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के कलेक्शन को हम ईयर कहेंगे। ईयर जनरली स्टार्ट होता है जनवरी में और एंड होगा दिसंबर में। ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी ये वो कैलेंडर है जो ब्रिटिशर्स ने राइट, यानी वो ताकतवर लोग थे जिन्होंने हम पर ये कैलेंडर थोपा। और सिंस जो ताकतवर होता है वो अपनी मंशा दूसरों पर थोपता है, हम भारतीयों को भी इसी तरह से ये कैलेंडर की हमें सौगात मिली और ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर हमें मिला। एनीहाउ, इस नेशनल कैलेंडर को हमने सका कैलेंडर के तौर पर अपनाया है। तो सका कैलेंडर बेसिकली वो कैलेंडर है जो इंडियन कैलेंडर कहलाता है। इसे अडॉप्ट किया गया 1957 में और आज ये कैलेंडर का इस्तेमाल जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें हम गैजेट ऑफ इंडिया कहें या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कहें या जितने भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हैं, उनमें ये कैलेंडर मंथ लिखा जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी हो वो लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से गैजेट ऑफ इंडिया है। आप पाएंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कौन से तारीख को, जैसे न्यू दिल्ली वेडनेसडे जनवरी 1, 2025 और साथ साथ में शक संवद यानी हम जो हमारी भारतीय परंपरा है उस परंपरा के तौर पर हम किस महीने किस साल में इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एनीहाउ, तो ये कैलेंडर है और इस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। नाउ अकाउंटिंग ईयर की जब हम बात करें तो अकाउंटिंग ईयर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन याद रहे ये 12 महीने की शुरुआत होगी 1 अप्रैल और एंड होगा 31 मार्च। इसमें भी 12 महीने होते हैं। याद रहे ये 12 महीने कलेक्शन जो हैं ये भी हम पर थोपा गया राइट ब्रिटिशर्स ने। ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का है। अच्छा, याद रहे पूरे विश्व में नॉट नेसेसरी के हर कंट्री के अंदर अकाउंटिंग ईयर सेम हो। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अकाउंटिंग ईयर अलग होता है, जैसे अमेरिका का अकाउंटिंग ईयर अलग है और कुछ ऐसे देश हैं जिनके अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च में होते हैं राइट। एनी हाउ, सिंस हम ये फॉलो करते हैं, ये सभी कंट्रीज इन अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती है,
राइट। जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, क्योंकि इनका वर्चस्व यानी ब्रिटिशर्स का वर्चस्व इन सभी कंट्रीज पर रहा। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। अब कौन से तरह के एक्सपेंसेस होंगे? जैसे बिजली का बिल चुकाना होगा, या फिर हो सकता है कि एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हों और इन एम्प्लॉइज को हमें चुकानी पड़ेगी सैलरी। हमारे यहाँ पर टेलीफोन्स हैं और टेलीफोन के लिए हमें चुकाने पड़ेंगे टेलीफोन बिल्स। याद रहे, ये जैसे ही महीने कंप्लीट होते हैं, 1 महीना कंप्लीट होता है और ये खर्चे फिर से हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, सैलरी हुआ, टेलीफोन बिल्स हैं। एवरी मंथ जैसे ही समय मियाद यानी टाइम कंप्लीट होता है, ये खर्चे वापस इरप्ट हो जाते हैं, वापस अराइज हो जाते हैं। यानी ये ऐसे खर्चे हैं जो रेगुलरली बिजनेस को पे करने पड़ते हैं। हेंस ऐसे खर्चे जो बिजनेस रेगुलरली पे करता है, इन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें समझ में आया, ये वो खर्चे हैं जो रेगुलरली होते हैं। रेंट बिजनेस को हर महीने चुकाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना है, सैलरी हर महीने पे करनी है, उसी तरह से टेलीफोन बिल हर महीने पे करना है। ऐसे खर्चों को रेवेन्यू यानी रेगुलर एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जहां पर हमें ये खर्च करना है ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए, हमारा काम, हमारा वर्क, हमारा जो लोड है वो कम हो जाए। तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हमारा लोड कम करने के लिए हम कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर खरीद लिया, या फिर अच्छे से हमने चेयर और टेबल कंफर्टेबली बैठ करके ज़्यादा समय हम ऑफिस में बिता सकें और अच्छे से हम आउटपुट दे सकें। ऐसे खर्चे राइट हम रोज़ाना नहीं करते, हम ऐसे खर्चे ओकेशनल करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम ये खर्च करते हैं। ऐसे ओकेशनल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हमें समझ में आया कि एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 तरह के हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोजाना रेगुलरली होते हैं, और दूसरे है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम ओकेशनल करते हैं, यानी कभी कदा हम करते हैं। उसी तरह से अगर बिजनेस में देखा जाए तो रिसीट्स भी 2 तरह की होती हैं। एक जो हमें रेगुलरली मिलती हैं, सेल्स के माध्यम से हम प्रोडक्ट रेगुलरली बेचते हैं, और कभी कभी मिलने वाली रिसीट जैसे बैंक लोन। हम बैंक से लोन रोजाना थोड़े लेते हैं, हम बैंक से लोन कभी कदार लेते हैं। तो ऐसे रुपए जो हम लोन लेते हैं, पैसे हमें रिसीट हुए ताकि हमें इसे चुकाना पड़ेगा, एनीहाउ ये हमारे लिए कैपिटल रिसीट कहेंगे। याद रहे, कैपिटल रिसीट्स लायबिलिटी को जन्म देती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट को जन्म देता है। उसी तरह से रेवेन्यू रिसीट इनकम को जन्म देती है, और रेवेन्यू यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को जन्म देता है। हमने बेसिकली समझा कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस तो होते हैं, यानी ट्रांजैक्शंस के बाद एक से बाद एक दूसरे कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। हमारे लाइफ में भी देखा जाए तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अब अप्स एंड डाउन्स यानी क्या? कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी हम लड़ाई करते हैं, कभी हम टूट जाते हैं। तो इस तरह से एनीहाउ ये तो हमारे मूड है। उसी तरह से बिजनेस में देखा जाए तो कभी बिजनेस के अंदर कोई हम असेट खरीदते हैं, कभी हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कभी हम कोई इनकम कमाते हैं, कभी हम बैंक से लोन लेते हैं, यानी तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये सभी ट्रांजैक्शंस को हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि स्वाभाविक है हमारा इंसानी दिमाग याद रखने के लिए बना तो नहीं है, राइट। हम इसे भूल जाएंगे, और भूलने से पहले क्यों ना हम इसे लिख लें। तो लेट्स सी कैसे हम इसे लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं एंट्री की, यानी किस तरह से एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। 1 जून 2018 को हमने मशीन खरीदी 16,000 रुपए में। तो आप पाएंगे इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास मशीन आ रही है और कैश जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज हमारे स्टॉक में जुड़ेगी हम उसे डेबिट कर लेंगे, और जो चीज हमारे पास से चली जाएगी हम उसे क्रेडिट कर लेंगे। डेबिट का सिंपल मतलब होता है ऐड, और क्रेडिट यानी माइनस। जिस तरह से मैथ्स में प्लस और माइनस का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से अकाउंट्स में प्लस का मतलब डेबिट होता है और माइनस का मतलब क्रेडिट। हमारे पास मशीन प्लस हो रही है, कैश माइनस हो रहा है। मशीन डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। तो हम इसे लिखेंगे किस तरह से? जैसे यहाँ पर हमने मशीन ले ली और बदले में कैश दे दिया। बिना कैश दिए हमारे पास मशीन तो आएगी नहीं।
तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, मशीन हमारे पास आ रही है, मशीन को हम डेबिट करेंगे 16,000 रुपए, और कैश हमारे पास से जा रहा है, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 16,000 रुपए। याद रहे, ये एंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करेगा। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन को हम कहेंगे नरेशन। सो नरेशन जनरली शुरुआत होती है बीइंग से, और ये डिस्क्राइब करता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, राइट? कौन से डेट पर हुआ ये तो यहाँ बता ही रहा है, लेकिन नरेशन बताता है कि ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है, राइट? ट्रांजैक्शन लिखने के लिए यानी नरेशन लिखने के लिए हम बीइंग या फॉर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कितनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा। हमने समझा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होती है। ये वो कंसर्न, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस के लिए जरूरी है। एनी हाउ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रॉफिट के लिए नहीं है, लेकिन समाज की, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए है, वेलफेयर के लिए है। हमने समझा बेसिकली बिजनेस में किस तरह से ट्रेडमार्क मायने रखता है, यानी ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो बिजनेस की मदद करता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसके सेल्स बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में बिजनेस के लिए एक मोनोपोली क्रिएट करता है। हमने समझा कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। ईयर नथिंग बट एक कलेक्शन होता है 12 महीने का, जहां पर अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी जाती है। हमने समझा अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से लिखी जाती है, जहां पर हम डेबिट और क्रेडिट का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, डेबिट का सिंपल मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। ये एक तरह से प्रेजेंट करने का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस लिखने का ये एक तरीका है जो हमने फ्रेंच से अडॉप्ट किया है, यानी फ्रांस ने मदद की है इस तरह से लिखने के लिए। याद रहे, इन एंट्रीज को लिखने के लिए हम नरेशन बेसिकली एंट्री के बाद एक नरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये नरेशन एक्सप्लेन करता है कि वो एंट्री क्यों लिखी गई, यानी बेसिक पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना इस नॉलेज के हम अकाउंटिंग को समझ नहीं पाएंगे, राइट? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अब ये वीडियो अच्छा लगे तो आप श्योरली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।